जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को एकदम बेहतरीन और शानदार तरह से, जो कि आपका रहने वाला है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 6। कौन सा है जी? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेशन आपका रहने वाला है। अब जो भी आपके डेज बच रहे हैं, यानी कि आपकी 5 तारीख के आसपास से गागर में सागर शुरू हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं तो 6 और मुश्किल से 10-11 दिन ही आपके बच रहे हैं जो कि आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, क्योंकि गागर में सागर आने के बाद में प्रैक्टिस सेट बंद हो जाते हैं। तो इन 11 दिनों में हम अपने प्रैक्टिस सेट को इस तरह से यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने नए अंदाज में किया था, लेकिन आगे भी जितने भी मैक्सिमम टाइप हो सकते हैं वो सब इनमें आपको मिलने वाले हैं। तो अब आपको एक भी प्रैक्टिस सेट क्या है मिस नहीं करना है किसी भी तरीके से। हर एक प्रैक्टिस सेट अपने आप में जानदार, शानदार, एकदम बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, तो सभी दोस्त जुड़ जाएंगे और आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। ठीक है जी, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है आपसे बताएं। बिल्कुल है ना। तो एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को जब भी हम ओपन करते हैं, चाहे एमएस वर्ड को करें या आपका पावर पॉइंट को करें या एक्सेल को करें, बाय डिफॉल्ट कौन सा मेन्यू आपका यहां पर ओपन होता है। अब बात आती है भैया, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे, ये तो आपने तीनों चीजें दे दी इसलिए हमें कंफ्यूजन नहीं हुआ और हमने होम आंसर लगा दिया। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा मेन्यू ओपन होता है और मैं ऑप्शन ई दे दूं आपको, ऑप्शन ई दे दूं मैं आपको प्रिंट लेआउट, बताएंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन चेंज हो रहा है आपका, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में आपका बदलाव ये है कि ये जो एमएस वर्ड और एक्सेल लिखा है ना, तो एक्सेल और पावर पॉइंट हमने काट दिया। एमएस वर्ड को जब ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेन्यू ओपन होता है, बताएं आंसर क्या होगा, बताएंगे आंसर क्या होगा। अब यहां पर सवाल में चेंज है तो थोड़ा सोच समझ करके आंसर देना। सवाल में चेंज हुआ है तो आंसर में भी चेंज हो सकता है, सोच समझ करके बताएंगे, गलती कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, चलो बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड यार, तुम तो सबके सब होशियार हो गए यार। हैं, मैं सोच रहा है कि एक आध को क्या है कि उल्लू बना दूंगा, लेकिन नहीं बना यहाँ पे कोई भी। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, तब भी इसका आंसर होम ही रहेगा। क्यों रहेगा, कारण समझिएगा कि क्यों रहेगा आपका। वो इसलिए क्योंकि प्रिंट लेआउट एक व्यू है। क्या है ये? एक व्यू है कि आपकी जो स्क्रीन है वो कैसी दिखाई देती है। और होम एक मेन्यू है, होम एक रिबन है, होम एक पूरा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कमांड, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। जबकि प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन लेआउट और आपका ड्राफ्ट लेआउट, ये क्या है? ये सभी के सभी हमारे व्यू हैं जो हमें कहां पर मिलते हैं, तो आप कहेंगे व्यू मेन्यू के, व्यूज ग्रुप के अंदर, व्यू मेन्यू के व्यूज ग्रुप के अंदर हमें 5 प्रकार के जो व्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक रीड मोड मिलता है, एक आउटलाइन मिलता है, एक ड्राफ्ट मिलता है, आपका मिलता है या नहीं, एक वेब मिलता है, एक प्रिंट लेआउट मिलता है और एक आपका ड्राफ्ट मिलता है। 5 होते हैं। कौन कौन से, नाम भी याद रखेंगे साथ के साथ कि कौन कौन से 5 इसमें होते हैं। तो देखेंगे, एक तो आपका होता है रीड मोड, ठीक है जी, एक हो गया आपका प्रिंट लेआउट, बहुत सुंदर। इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं कह सकता हूं कि वेब, ठीक है। इसके बाद आपका एक होता है आउटलाइन और एक और कौन सा होता है, तो वो होता है आपका ड्राफ्ट, है ना। तो ये 5 ये व्यू हैं। अगर आपसे पूछे कि जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सा व्यू ओपन होता है, तब आंसर होगा प्रिंट लेआउट। ये बाय डिफॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट, लेकिन क्या व्यू, यहां पर मेन्यू की बात हो रही है तो मेन्यू क्या होगा आपका, होम मेन्यू होगा। ये इसका राइट आंसर। और कितनी सुंदर बात आपकी यहां पर कही गई है कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। क्या है कि सफलता जिस ताले में बंद होती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक होती है आपका कठिन परिश्रम और दूसरा होता है आपका दृढ़ संकल्प। एक दृढ़ संकल्प ही है जो आपको ये निश्चित करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक दृढ़ संकल्प ही होता है जो किसी स्टूडेंट को, एवरेज स्टूडेंट को जो 2 घंटे लगातार बैठ नहीं सकता,
उसे 12 से 14 घंटे तक बैठने पे मजबूर करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य उसके सामने है। अगर सिर्फ एक यही कुछ चीजें हमें अंदर से प्रेरित करती हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो दृढ़ संकल्प लेना होगा और लगातार हमें यहाँ पर मेहनत करनी होगी। स्पेशली लास्ट का जो 1 मंथ होता है, ये पूरी तैयारी 1 साल की एक तरफ और लास्ट का 1 मंथ एक तरफ, जिसने इस 1 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर ली उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, और जिसने लास्ट के 1 महीने में थोड़ी ढील डाल दी उसके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसमें आपको पूरी जान लगा देनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जी, वेबसाइट के संबंध में .edu का क्या अर्थ है बताएं, है ना। मेरी 3rd मैराथन कब आएगी, तो 3rd मैराथन इस संडे को प्लान की जाएगी। आज तो नहीं, कल परसों में ही आपको थंबनेल लगा करके 4-5 दिन तक इस वाली वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कितने बजे होगी, कैसे क्या उसका सिस्टम रहने वाला है। इस संडे तक उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो बताएंगे एक बार क्या होगा। तो वेबसाइट के संबंध में .edu का क्या अर्थ है, तो आसान है, एजुटेनमेंट होगा या एजुकेशन होगा, क्या होगा तो बताएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के पीछे अगर .edu लिखा है तो वो क्या है, वो आपका एजुकेशन है। सम डोमेन नेम, यहां पर आपके सामने कुछ डोमेन नेम है, क्योंकि काफी बार डोमेन नेम को भी क्या है कि सही मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो ध्यान देंगे कि अगर कहीं पर .org लिखा है, क्या .org, तो ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर लाभकारी संगठन को दर्शाता है। किसे, गैर लाभकारी संगठन को दर्शाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि .net, तो ये नेटवर्किंग को दर्शाता है। .gov, तो ये कैसी सरकारी आपकी वेबसाइट है। .gov आपकी गवर्नमेंट को दर्शाएगा। .gobs जॉब सेवाओं के लिए। .nic नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। .com अगर लिखा है तो एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। .mil लिखा है तो मिलिट्री की वेबसाइट है। .co लिखा है तो कंपनी। .info लिखा है तो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और .edu लिखा है तो एजुकेशनल है। कैसी है, एजुकेशनल है। ये सभी टॉप लेवल डोमेन होते हैं। कौन से, ये जितने भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये सभी के सभी TLD होते हैं, और TLD की फुल फॉर्म होती है आपकी टॉप लेवल डोमेन। क्या होती है, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन ये आपके सभी के सभी यहां पर होते हैं। भैया कैसे दिखेगा, क्लियर तो है, बड़ा बड़ा है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। चलो लो अब देख लो। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये शब्द DNS कौन सा शब्द है जी, शब्द है आपका DNS का पूर्ण रूप क्या है, DNS की फुल फॉर्म क्या है बताओ। DNS की आपकी यहां पर फुल फॉर्म क्या होगी बताएंगे एक बार। भैया पैट का पेपर है, देने जाएं या नहीं जाएं, बिल्कुल जाओ। अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो ये चीज़ उससे पहले सोचा करो कि मुझे देने जाना चाहिए या नहीं। अगर आपने फॉर्म भरा है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो आपको पेपर देने अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कुछ नहीं मिलता तो एक एक्सपीरियंस तो हमें मिल ही जाता है कि हाँ एग्जाम हॉल में जो प्रेशर है वो हमें कैसे हैंडल करना है ना। बहुत ज़्यादा दूर है कि पता चले तुम्हारा कि अमेरिका से थोड़ा पीछे रह गया है सेंटर, तो फिर मत जाना। वो आपके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनल चॉइस है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही किया कीजिए कि पेपर अगर आपने फॉर्म डाला है तो जाए, है ना, क्योंकि फीस लगती है और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। घर वालों को पता होता है कि बेटा ने फॉर्म डाला है, बेटी ने फॉर्म डाला है, तो दिया करें, है ना। कुछ नहीं तो उससे सीखेंगे, काफी कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा पेपर का। क्या है कि DNS की फुल फॉर्म क्या है, तो डिफरेंस नेम सीरीज, जी नहीं। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेविगेशन, जी नहीं, जी नहीं। क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम, DNS इज द राइट आंसर। कौन सा, DNS इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ और आपके क्या वर्दी कैप्सूल की। DNS की फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। और अगर आपसे DNR पूछ ले तो डोमेन नेम रजिस्टर। अब इससे पहले हमने जिस डोमेन नेम की बात की थी आपकी, हमने पहले जिस डोमेन नेम की बात की थी वो तो आपकी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन को दर्शा रहे थे, संगठन को दर्शा रहे थे। यहां पर आपके सम कंट्री डोमेन, कौन से, कुछ देशों के डोमेन है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .in लिखा है तो वो इंडिया की है, .au लिखा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की है, .fr लिखा है तो फ्रांस की है, .us लिखा है तो यूनाइटेड स्टेट है, .uk लिखा है तो यूनाइटेड किंगडम है, और .nz लिखा है तो न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड की क्या रेल बनाई है वो आप सभी को पता ही है। 2019 वाला बदला लिया जा चुका है 20 साल बाद, ठीक है। चलो तो क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई वेबसाइट है आपकी .edu.in, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है बताएंगे, है ना। इसका मतलब है भैया कि ये भारत की क्या है, इंडिया की एक शैक्षणिक संस्थान है। क्या है ये आपकी जो है, ये एक आपकी इंडिया की एक शैक्षणिक संस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। सवाल आसान है, बस बड़ा करके आपको डरपा दिया गया है और बड़े बड़े सवाल ही आपके इस बार आने वाले हैं। बताएंगे क्या होगा। तो इनमें क्या है कि आपको मिलान करना है, सही मिलान करना है। एसटीटीपी के लिए कौन सा है, एफटीपी के लिए कौन सा है, टेलनेट के लिए कौन सा है। चलो मैं मिस्टर इंडिया बन जाता हूं थोड़ी देर के लिए, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बिल्कुल देख लिया होगा आपने। एसटीटीपी इसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। एफटीपी इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट और निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। और टेलनेट यह वितरित और सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब हम मुझे कह रहे हैं कि हमें ये बिल्कुल ही ना आते। ठीक है, चलो हटा दो, है ना। मैं ये कहता हूं कि मुझे इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, और जिसे बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इसका आंसर कर सकता है, हालांकि आपको इसका आंसर आता है फिर भी समझो। एफटीपी की फुल फॉर्म सभी को याद है या नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसटीटीपी की फुल फॉर्म सभी को याद है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हिंदी पढ़ना। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में निजी और नेटवर्क के अंदर फाइलों के स्थानांतरण, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या है, प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स। भाई एक ही चीज है, इसका मतलब दूसरे का बी होगा, दूसरे का बी, दूसरे का बी, इन दोनों को देखते ही काट दो, दो ऑप्शन हट गए, देखते ही हट गए। ठीक है जी, अब ये है एसटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पर आपकी प्रोटोकॉल की बात किस में हो रही है, इसमें हो रही है। तो पहले का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए अपने आप हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो जब भी आपको अगर कोई बड़ा सवाल इस प्रकार का मिले तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए बहुत अच्छे तरह से सावधानी से देखना है, उसे देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सवाल में ही आंसर छुपा होता है। याद रखना, जितना बड़ा सवाल होगा उतना आसान सवाल होगा। बस आपको क्या है कि उसका की पॉइंट कहीं ना कहीं पकड़ लेना है। ठीक है, उसका की पॉइंट आपको कहीं ना कहीं पकड़ना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। बिल्कुल, कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है। भाई ये आप पर डिपेंड करता है ऑफिशियल, भाई जो भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मत करिए प्लीज, है ना। ये आप अपने घर पे डिस्कस करें या फिर आप खुद से अपने हिसाब से कहें, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, है ना। चलो देखेंगे क्या होगा। आपकी जिस चीज में आपको उम्मीद ज्यादा हो कि हाँ इससे मेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस हो, वो करिए, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, है ना। चलो, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए समझिएगा, इवन पेज जी नहीं, ऑड पेज नहीं, इंसर्ट पेज नहीं, कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। भैया कैसे, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, फिर कैसे होगा। तो देखो पढ़ा तो है, लेकिन बात यह है कि हमने ध्यान नहीं दिया उस पर, अभी ध्यान आएगा। देखो इवन पेज का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपके 4-5 पेज हैं, है ना। मान लो ये 5 पेज हैं, ठीक है, ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब सवाल क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर नया सेक्शन, इवन का मतलब क्या हो जाएगा आपका दूसरा और चौथा पेज, तो ये तो एक पेज रहा नहीं। और आपका क्या है, ऑड का क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, तो ये भी आपका नहीं रहा। इंसर्ट पेज नए पेज के लिए, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से हमने तीनों को एलिमिनेट करके डी आंसर लगा दिया। इस तरह से हमने तीनों को क्या है, तीनों को हमने यहां पर क्या कर दिया, एलिमिनेट करके डी आंसर लगा दिया। अब ये सवाल आया कहां से, तो जी यहां से आया, ध्यान देना। देखो कहां पर, लेआउट मेन्यू में पेज सेटअप के अंदर एक ऑप्शन दिखाया था आपको ब्रेक्स का, कौन सा, ब्रेक का, है ना। ये मैंने आपको मैराथन में भी डिस्कस किया है, ये है ना, ये मैंने मैराथन में भी आपका डिस्कस किया है। ध्यान देंगे, दो प्रकार के ब्रेक होते हैं। कौन से दो प्रकार के ब्रेक्स होते हैं, एक होता है आपका पेज ब्रेक और एक होता है आपका सेक्शन ब्रेक। कौन सा, एक होता है आपका सेक्शन ब्रेक। तो पेज ब्रेक के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, पेज, कॉलम और टेक्स्ट व्रैपिंग। और सेक्शन ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज। हमसे किसके बारे में पूछा था, कंटिन्यूअस के बारे में।
कि इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, उसी पेज से अगर आपको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यूअस, नेक्स्ट पेज इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज से, इवन पेज तो इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक मिल जाएगा और इवन पेज पर चालू होगा, ऑड पेज तो ऑड के लिए। तो उनके नामों से ही उनका क्या है, उनकी मीनिंग उनके नामों में ही छुपी हुई है। अगर उसी पेज से आपको सेक्शन ब्रेक को अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, तो हम कंटिन्यूअस करेंगे। क्लियर है, समझ पाएंगे या नहीं, बताएंगे एक बार। बिल्कुल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आपको क्या है कि अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। आपको क्या है कि आपको अपने फ़ोन की रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। ये बातें बताने वाली नहीं होती हैं, ये खुद से सोच लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, कि वर्ड प्रोसेसिंग में पेज सेटअप में गटर मार्जिन केवल अतिरिक्त स्थान की अनुमति देता है। जो गटर मार्जिन है आपका, ये किस चीज की आपकी यहाँ पर अनुमति देता है, बताएंगे एक बार। तो पढ़ेंगे पहले तो ऑप्शंस को। देखो, जब भी सवाल आए, चाहे वो कोई सा भी सवाल हो, चाहे वो मैथ्स का सवाल हो, चाहे वो आपका रीजनिंग का सवाल हो, चाहे वो जीएस का हो, सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी बनती है कि आप ईमानदारी से उसे खुले दिमाग के साथ पढ़ें, उस सवाल की इज्जत करें, उसे समझें, उसे ध्यान से पढ़ें। क्योंकि काफ़ी बार सवाल सिर्फ इस वजह से गलत हो जाता है कि हमने यही नहीं पढ़ पाया था कि वो नहीं पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। हम हड़बड़ी में रहते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। हड़बड़ी जानते हैं आप लोग, कि बहुत ज़्यादा क्या है कि भागने में लगे रहते हैं, जल्दी 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 जल्दी, और उस चक्कर में हम आता हुआ भी गलत कर देते हैं। तो सबसे पहला काम कि कोई भी अगर आपका सवाल आए तो पहले उसे ध्यान से पढ़ो, और पढ़ते ही आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। समझो कैसे। तो साइड मार्जिन, शीर्ष मार्जिन या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर के मार्जिन को आप बांधने की योजना बनाते हैं, कौन सा है, गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन आपको याद आ रहा होगा मैंने किस लिए बताया था। तो गटर मार्जिन मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई दो पेजों को या हम बंधवाते हैं, बाइंड करवाते हैं, स्पाइरल करवाते हैं, तो कौन सा होता है, आपका गटर मार्जिन होता है। तो ये काफी हद तक ठीक सा लग रहा है। और भी ऑप्शन पढ़ लेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट के निचले मार्जिन जिसे आप बांधना चाहते हैं, जी नहीं, नीचे तो नहीं बांधा जाता गटर मार्जिन में। एक डॉक्यूमेंट के बाएं मार्जिन पर जिसे आप बांधना चाहते हैं, जी नहीं, बाएं और टॉप दोनों तरफ से बंध जाता है। और एक डॉक्यूमेंट के दाएं मार्जिन से, जी गलत। समझिएगा क्या है, जब मैंने आपको गटर मार्जिन पढ़ाया था तो मैंने आपको दो फोटो पढ़ाई थी। कितनी, दो फोटो दिखाई थी आपको। कौन कौन सी की गटर मार्जिन दो तरीके की होती हैं, आपने देखा होगा। एक डायरी होती है जिसमें यहां पे आपका क्या है, यहां पर स्पाइरल होता है, और एक होती है छोटी डायरी जो पापा जी वगैरह रखते हैं अपने पास में, उसमें यहां पर होता है ना। तो ये क्या है, ऐसे करके ऊपर ओपन हो जाती है, देखा होगा। और जो आप रजिस्टर पर नोट्स बनाते हो, ये ऐसे ओपन हो जाते हैं। तो दो तरीके की गटर मार्जिन होती हैं आपकी, कौन कौन सी, एक तो लेफ्ट और एक टॉप। कभी ऐसा देखा है कि राइट हैंड पे आपकी स्पाइरल हो, ऐसे खुल रहे हो, नहीं। कैसे देखा है कि नीचे यहां से खुले, नहीं। कैसे, दो तरीके की हमारी बाइंडिंग होती है, एक होती है ये वाली और एक होती है टॉप। कौन सी, एक होती है आपकी लेफ्ट और एक होती है हमारी टॉप। तो भाई यही तो सवाल पूछा था, यही तो सवाल पूछा था। और ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आपके आएंगे। बस बात है तो ये कि आप उसे कितना ध्यान से करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सवाल पढ़ाया हुआ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, है ना। रिवीजन करना होगा, ध्यान देना होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ एक यही तरीका होता है। आप कहते हैं कि सर हमारा स्कोर 8 तक तो पहुंच गया है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा। भाई इससे आगे मत बढ़ाओ, जितना आपने पढ़ लिया है ना, बस उसी का अच्छे से रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सके। आप देखोगे अपने आप 9-10 अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी मार्जिन आपकी होती हैं। यहां पर जब भी हम अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से हमें नॉर्मल मार्जिन देखने के लिए मिलती है। कौन सी, नॉर्मल मार्जिन हमें देखने के लिए मिलती है। कुछ मार्जिन हमारी ऑलरेडी मौजूद होती हैं। कौन कौन सी, एक तो नॉर्मल मार्जिन जो कि बाय डिफॉल्ट है। इसमें चारों तरफ क्या होता है, नॉर्मल मार्जिन में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ 1 1 1 1 क्या है आपकी जगह छूटी रहती है। इसके बाद आपका एक होता है नैरो मार्जिन। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ये भी पूछ लेगा कि कितनी कितनी जगह छूटी होती है। तो आपका नैरो मार्जिन में क्या है कि चारों तरफ से 0.5 जगह आपकी छूटी होती है।
इसके बाद आपका आता है मॉडरेट। कौन सा? मॉडरेट। तो मॉडरेट में क्या होगा साइज आपका कि टॉप और बॉटम से तो 1 1, टॉप और बॉटम में क्या है आपकी 1 1 जगह छूटी होगी, जबकि आपका लेफ्ट और राइट से कितनी छुट्टी होगी 0.75 0.75 है भैया। इसे याद कैसे करें? तो याद नहीं करना आपको, बस इसे 1 से 2 बार देख लेना है अच्छे से, आपको अपने आप याद हो जाएगा कि नॉर्मल में 1 1 1 है, नैरो में आपकी 0.5 0.5 है। ये आपको फिर बचा क्या? मॉडरेट और वाइड, ये दो आपके यहां पर बच रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। अब देखो ये सवाल भी आपने किया हुआ है लेकिन अलग तरीके से पूछा है ना। चलो बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए टूल का क्या महत्व है। अब भैया कौन सा टूल है, कौन सा चित्र है, वो तो दिया ही नहीं आपने यहाँ पे। तो भाई ये वाला चित्र है आपका, कौन सा, वहां पर आना रह गया है ये, है ना। ये वाला चित्र है मान लो। अब इस वाले चित्र के आधार पर आपको क्या करना है, मैं इसके 1 मिनट रुकेंगे, कोई जुगाड़, चलो है ना। ये वाला चित्र मान लीजिए Z2A है ना, ये वाला चित्र है आपका और ये दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये पढ़ना है, इसके स्टेटमेंट पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताओ, पढ़ लो पहले अच्छे से, है ना। कि संख्यात्मक डेटा को घटते क्रम में क्रमबद्ध करना, अगर आप इसका अप्लाई करते हैं तो संख्यात्मक डेटा को घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध कर सकते हैं। अक्षरात्मक डेटा को घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध कर सकते हैं। अक्षरांकीय, अक्षर और अंक दोनों डेटा को घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध कर सकते हैं। संख्यात्मक डेटा को बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई, कौन सी हो गई? सबसे पहली चीज तो आपकी ये हो गई कि जब भी दो ऑप्शन अपोजिट मिलेंगे, यानी कि आपस में लड़ रहे होंगे, वो कभी सही नहीं हो सकते। तो संख्यात्मक डेटा को घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध करना सही है, तो चौथा तो हो ही नहीं सकता। अब क्योंकि चौथा नहीं है तो ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा। अब बात आती है दूसरा या फिर चौथा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही। क्यों सही? क्योंकि ये संख्यात्मक डेटा को घटते बढ़ते क्रम में करता है, अक्षरात्मक को भी। और अक्षर अंकीय का मतलब मान लो ABC1 लिखा है तो कैसे सेट नहीं करेगा भाई, करेगा, इसे भी सेट, इसे भी सेट करेगा वो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डी होगा। क्या है? घटते से आपका बढ़ते हुए क्रम में, कैसे? बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए नीचे की तरफ चलेगा, 100 90 80 70 इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दो तरीके के सॉर्ट होते हैं आपके, एक है Z2A, एक है A2Z। A2Z कैसे करेगा? बढ़ते हुए में 10 20 30 40 50, या फिर आपका ABCDE। जबकि Z2A वाला क्या करेगा आपका, तो ये होगा 100 90 80 70 60 कुछ इस तरीके से, या फिर आपका Z, फिर आपका Y, फिर आपका X, फिर W, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे क्या है यहाँ पर शॉर्ट है। ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है शॉर्ट का? शॉर्ट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप में, यहां पर हमें शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। कहां पर? होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप में, है ना। कहां पर? होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप में शॉर्ट का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। और कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं जी? तो 4 अलाइनमेंट हैं आपकी, बुलेट एंड नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, लाइन एंड स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर और शो एंड हाइड बटन। ये सारे के सारे ऑप्शन हमें कहां मिलेंगे? तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें पैराग्राफ में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस और नो करके एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल, है ना। काफी दोस्त कह रहे हैं कि सर आज बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो भाई ये क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे, ये एक आईना है जो आपको आपकी तैयारी को दिखा रहा है। मैं आपको डेली के डेली सरल सरल लाता रहूं, उन्हीं सवालों को रिपीट करता रहूं, आप करके खुश होते रहें और मुझे बताते रहें कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उससे मैं अभी तो आपकी तारीफें लूट सकता हूं लेकिन रियल पेपर में नहीं। तो मुझे आपको क्या करना होगा कि डेली कहीं ना कहीं नई चीज़ों से अवगत कराते रहना होगा। मुझे आपको ये बताना होगा कि भाई आपके 8-9 आ रहे हैं मिनी मॉक में, बहुत अच्छी बात है, बट इतनी मेहनत सफिशिएंट नहीं है, मेहनत और करनी होगी, रिवीजन और करना होगा। ये सभी वो चीज़ें हैं जो आपकी आई हुई हैं, जो आपने पढ़ी हुई हैं, फिर भी गलत हो रही हैं। तो कमी कहीं ना कहीं किस में है? कमी आपके रिवीजन में है और कहीं नहीं। MS वर्ड में अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए आप अच्छे से जानते हैं
टोंगल केस का प्रयोग करते हैं। किसका? अपर केस को लोअर केस, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने का काम जो अब टोंगल केस का होता है। सबसे पहली बात कि एमएस वर्ड में चेंज केस का ऑप्शन हमें कहां मिलेगा? तो एमएस वर्ड में जो चेंज केस का ऑप्शन है वो होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में मिलता है। कहां पर? पहला क्वेश्चन बन गया कि होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में मिलता है। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है बताएंगे? चेंज केस की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है बताएं? चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होगी? तो आप कहेंगे भैया शिफ्ट प्लस F3। क्या होगी? शिफ्ट प्लस F3 होगी कि नहीं होगी? शिफ्ट 3 नहीं, शिफ्ट प्लस F3। कितने प्रकार के होते हैं आपके चेंज केस? 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस केस का क्या काम है? प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा, लोअर केस सभी के सभी छोटे, अपर केस सभी के सभी बड़े। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, या फिर टाइटल केस क्या करता था कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा, और टोंगल केस क्या करेगा? तो कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल कर देगा। ठीक है जी, चलें आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट के साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते। बताएंगे कि एमएस वर्ड में एक साथ में इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते क्या? और दूसरा स्टेटमेंट है कि एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। बताएंगे कौन सा सही है? ना तो एक सही ना दो सही, एक और दो दोनों सही, केवल दो सही, केवल एक सही। क्या बड़े आराम से बता पाएंगे कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट और इटैलिक बोल्ड दोनों नहीं हो सकते क्या? कोई भी टेक्स्ट हमारा मोटा और तिरछा एक साथ नहीं हो सकता। भैया बिल्कुल हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? मोटा करो, पतला करो, इटैलिक करो, अंडरलाइन करो, लाल करो, पीला करो, छोटा करो, बड़ा करो, हम पर खुली छूट दी हुई है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहला गलत है पूरी तरह से। इसके बाद एमएस वर्ड में किसी फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका 8 से 72 तक लिमिटेशन तो है, बट जब हम उसे खुद से टाइप करेंगे तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 तक ले जा सकते हैं। तो क्या है? ये भी गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखेंगे होम मेन्यू में हमें सबसे पहले जो मिलता है वो था क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसमें पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर ऑप्शन मिलते हैं। और फॉन्ट के अंदर क्या है आपका? होम मेन्यू के फॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फॉन्ट साइज, आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर, ये सब इनके लोगो भी आपको याद रखने हैं, है ना। इनके लोगो भी आपको क्या है यहाँ पर याद रखने हैं। एक बार कंफर्म करेंगे यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा सवाल है, सोच समझ करके आंसर देंगे भैया। बढ़िया सवाल मिलेंगे अब आपको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताएंगे एक बार इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। बिल्कुल, फॉर्मेट पेंटर पर जब हम कर्सर ले जाते हैं तो ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। कि वर्तनी की अशुद्धता, एमएस वर्ड में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ये आपकी वर्तनी की अशुद्धता, व्याकरण की त्रुटियों को चेक करता है। बिल्कुल, हेडर, फूटर, पेज नंबर देख सकता है जी। बिल्कुल, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित कर सकता है। बताओ क्या एमएस वर्ड में हम पासवर्ड डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीनों के तीनों सही हैं। क्या है? तीनों के तीनों आपके यहाँ पर सही हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और ये सवाल किसी पेपर में आया हुआ नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपको थोड़ी सी दिक्कत कर रहे थे। तो आज एक बेसिक सवाल लेकर के आया हूं, इसी पर बेस्ड आगे और क्या है कि डेली 2 सवाल रखेंगे हम कम से कम, और उस पर फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग में एक बार में जा नहीं रहे हैं ये वाले सवाल। तो देखो इसे और बताओ कि दिए गए स्प्रेडशीट चित्र का अध्ययन करें व उत्तर दें। यहां पर आपको एक एमएस एक्सेल की एक शीट दे दी गई है, और इस तरीके के सवाल अब आपके एग्जाम में आएंगे। इस तरीके के जो सवाल हैं आपके, वो आपके एग्जाम में अब आएंगे, तो आपको ध्यान से जरूर करना है। यदि सेल A4 में फॉर्मूला इजिकल टू A3 अपॉन A2 दे दिया गया, किसमें? सेल A4 में एक फॉर्मूला टाइप किया गया, यहां पे है, हो सकता है आपको एग्जाम में खाली मिले ये जगह। एक फॉर्मूला टाइप किया गया इजिकल टू A3 अपॉन A2 टाइप किया गया। यदि A4 को कॉपी करके B4 में पेस्ट कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? और यहां पर अब देखो, पहले हमसे कैसे पूछता था
कि हमने फॉर्मूला A4 में क्या करा, A3/A2 कर दिया। अगर मैं इसे कॉपी कर दूं B4 में तो रिजल्ट क्या आएगा, तो हम क्या करते थे कि B का B है, 4 का 3 हो गया, तो एक पीछे वाला यानी कि ये B3/A2 की जगह क्या A4 का A2 हो गया, तो B4 का क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। लेकिन हमसे तो ये दिया ही नहीं, हमें तो यहाँ पर नंबर ETC दे दिए। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि B3 की जगह देखो B3 पे कौन सा नंबर लिखा है, आप देखोगे B ये है, 3 ये है, B3 पर 12 नंबर लिखा है। तो आप देखोगे 12, B2 पर कौन सी संख्या लिखी है, 4 लिखी है, तो 12/4 कितनी होती है, आप कहेंगे 3 होती है। और इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, है ना। इसीलिए आपका बेसिक क्वेश्चन लेकर के आया आज पहले, कि आपको यह समझ में आ जाए कि जैसे आप फॉर्मूला को तो कॉपी करना सीख गए हो कि अगर हम फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो क्या आता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ना पूछ करके ऐसे चार्ट दे दे और वहां पर संख्या रखवाए, तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि उन सेल एड्रेस पर B3 पे कौन सी संख्या लिखी है आप पहचान जाओगे, 12 लिखा है, अपॉन B2 पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, भाग दे दो, 3 आंसर। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया। चित्रा नहीं दिख रहा, चित्रा नहीं दिखेगा, चित्र दिखेगा, ठीक है। चित्रा तो नहीं दिख पाएगा, चित्र भैया मैंने अभी मैं गायब हुआ था, दोबारा हो जाता हूं। देखो 144 पिक्सल्स पर देखोगे तो चित्रा भी नहीं दिखेगा और मैं भी नहीं दिखूंगा आपको। थोड़ा इसे 720 पिक्सल्स पर करो तो दिखेगा, ठीक है। 360 पे करो, 480 पे करो, अगर आप इसे 144 पर देखोगे तो शायद मैं भी ना दिखूं, चित्र तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। चले, तो समझ में आया आपको अब ये सवाल, यस और नो, है ना। इसी तरीके से हम आगे और भी ले लेंगे और कर पाएंगे। आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर इनके बस जो भी आपको सेल एड्रेस दी है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अब आप खुद बताएंगे कि बताएं A4 में क्या आंसर आया होगा, बताएं सेल A4 का आंसर क्या आया होगा। बिल्कुल, सेल A4 में आपका क्या आया होगा, वेरी गुड, है ना। सेल 4 में तो आप कहेंगे A3 पे है वैल्यू 15, और A4 में क्या है, आप A2 में क्या है आपकी 3, तो इसका आंसर आया होगा 5। क्या इसका आंसर आया होगा आपका 5। क्लियर है, कर पाएंगे अच्छे से। चलो, अब है आप सभी की आन बान शान, दिल्ली पुलिस आपकी जान, सत्यमेव जयते, है ना, आप सभी का टारगेट। तो इसके पहले सवाल पर क्या है, अटैक करेंगे, और ये है आपका दिल्ली पुलिस SCM 2022 का 13 अक्टूबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का पेपर, है ना। थर्ड शिफ्ट का पेपर है आपका, और आप देखेंगे कि जो हम सॉल्व करके आए उसकी अपेक्षा करते ये पेपर कितना सरल था, उसकी अपेक्षा ये पेपर कितना ज्यादा सरल था कि MS Excel 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, आसान है ना, आसान है, सब कुछ आसान है। बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+B होती है। कुछ बात कर लेते हैं कैप्सूल के तहत। Ctrl+B आपकी जो शॉर्टकट की है ये बोल्ड की होती है, Ctrl+I जो शॉर्टकट की है ये इटैलिक की होती है, Ctrl+U जो शॉर्टकट की है ये अंडरलाइन की होती है। Ctrl+2 इन MS Excel बोल्ड, Ctrl+3 इन MS Excel अंडरलाइन, Ctrl+4 इन MS Excel, सॉरी ये अंडरलाइन नहीं होगा, ये इटैलिक होगा, है ना। Ctrl+3 इटैलिक, Ctrl+4 आपका अंडरलाइन, और Ctrl+5 आपका MS Excel में किस लिए, स्ट्राइक थ्रू के लिए। किसके लिए, स्ट्राइक थ्रू के लिए। जबकि यही Ctrl+2 MS वर्ड में किस लिए है, लाइन एंड स्पेसिंग के लिए। यही Ctrl+5 MS वर्ड में किस लिए है, 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए। याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है। टेक्स्ट एडिटर एंड टेक्स्ट फॉर्मेटर बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग, बताएंगे। वेरी गुड, PDF मिलती है भाई, PDF आपको ढूंढनी होगी, सभी की सभी PDF हैं आपको रोजगार विदंकित एप्लीकेशन में फ्री PDF क्लास नोट्स के अंदर मिलेंगी। ढूंढना मुश्किल होगा लेकिन आपका काम ही ये है ना। आप एक चीज सोचो कि आप ये चाहते हो कि आप उसमें एंट्री करो और आपको बाहर रखी हुई मिल जाए और PDF कहे सर मैं यहाँ बैठी हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने वाले हो, आपको आदत डाल लेनी चाहिए कि जो आपको नहीं मिल रहा उसे ढूंढने की। चोर को पकड़ोगे, अपराधियों को पकड़ोगे, तो क्या वो तुम्हें आवाज लगा के बुलाएंगे कि भैया मैं यहाँ बैठा हूँ आ जाओ, नहीं। क्या करना पड़ेगा, आपको ढंग से ढूंढना पड़ेगा, आंखें बड़ी बड़ी करके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप उसमें देखोगे आपको जरूर मिलेगी। आज का आपका टास्क यही है, आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो या नहीं, यही से देखो कि आप एक पीडीएफ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप कैसे किसी क्रिमिनल को ढूंढोगे। ठीक है, तो इस बात को एक टास्क मानो और आज पीडीएफ ढूंढ के बताना कि मिली कि नहीं मिली। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है? तो आप कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित है। किससे? वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है कि एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप के अंदर कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता? आप कहेंगे भैया सब चीज याद है, कछू पूछ लो आंखें बंद करके, है ना। बिना ऑप्शन के भी हम बता सकते हैं कि रिव्यू मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की Alt+R है। इसके अंदर हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक और आपका थिसेरस और वर्ड काउंट 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। कौन सा नहीं मिलता? तो कमेंट का ऑप्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता, है ना। तो आप देखेंगे कमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि थिसेरस, वर्ड काउंट, एडिटर, ये तीनों चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। कमेंट का ऑप्शन अलग से एक ग्रुप होता है। क्या? अलग से आपका एक कमेंट का ग्रुप होता है, वहां मिलता है। ठीक है, कैसे? तो देखेंगे अच्छे से कि ये है आपका रिव्यू मेन्यू, है ना। ये है आपका रिव्यू मेन्यू। इस रिव्यू मेन्यू में आप कहेंगे प्रूफिंग, इसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, इसी में आपका क्या आ जाता है? एडिटर इसी में आ जाता है, याद रखिएगा। थिसेरस, वर्ड काउंट ये ऑप्शन है। कमेंट का जो ऑप्शन है ये अलग से ग्रुप है, ये प्रूफिंग के अंदर नहीं है, ये अलग से ग्रुप है। अब काफी बच्चों को लगेगा सर एडिटर, तो भाई वो एडिटर इस स्पेलिंग एंड ग्रामर को जब हम ओपन करेंगे इसके अंदर मिल जाता है कि अगर मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी तो ये से क्या कर देगा? एडिट कर देगा। अगर मैंने ये लिख दी मान लो, है ना, और मैंने F7 बटन दबाया, सही स्पेलिंग आ गई कंप्यूटर, तो इससे हम क्या है यहीं के ये रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? तो आप देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेट का ऑप्शन रिव्यू मेन्यू में, ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है, चेंजेस का ऑप्शन होता है ना, तो ये प्रोटेक्ट का ऑप्शन होता है। ये सारे हमें कहां मिलेंगे? रिव्यू मेन्यू के अंदर मिलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस एक्सेल 2010 में संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित मान में लाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? बताओ, है ना। समझ जाएंगे आसानी से, बिल्कुल थिसेरस की शॉर्टकट की Shift+F7, बहुत शानदार, है ना। क्या होगा? थिसेरस में जाके स्पेलिंग को ठीक नहीं कर सकते, स्पेलिंग ठीक तो F7 से ही होगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से। थिसेरस में जाकर के तो हम क्या कर सकते हैं कि उस शब्द के एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इन सबको देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एमएस एक्सेल 2010 में संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित, जो संख्या दी है उससे छोटे, तो छोटे के लिए क्या होगा? फ्लोर होगा। क्या होगा? फ्लोर होगा। भैया एक बार हमें थोड़ा ढंग से समझा दो। तो भाई ढंग से के लिए ये है आपके सामने कि ये आपको एक फॉर्मूला दिया है इजिकल टू फ्लोर 20,7, बताओ आंसर क्या आएगा। फिर यही सीलिंग का फॉर्मूला, संख्या यही है। बताओ, इन सभी फॉर्मूले का रिजल्ट बताओगे, संख्याएं यही हैं, फॉर्मूले से क्या चेंजेस आ रहे हैं समझो। तो 20 से जस्ट छोटी वो संख्या जो 7 से पूरी तरह जाती हो, तो 14 क्या है? 14 है। ठीक है, 20 से जस्ट बड़ी वो संख्या जो आपकी 7 से पूरी तरह जाती हो, 21 है। मोड का फॉर्मूला क्या काम करता है? आप कहेंगे भैया शेषफल देने का काम करता है। और अगर हम यहां पर 20 में 7 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा जी? 6 बचेगा। सम का फॉर्मूला जोड़ने का काम करता है, 27 आंसर आ जाएगा। मिन का फॉर्मूला क्या काम करता है? भैया छोटी संख्या देने के लिए 7 आएगा आंसर। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या काम करता है? बड़ी संख्या देने के लिए 20 आएगा आंसर। कोई समस्या? कोई किसी भी प्रकार की समस्या बताएंगे एक बार? नहीं होगी। सभी के सभी फॉर्मूले हमने यहां पर क्या है एक साइड से देख लिए। क्वेश्चन नंबर 15 कि ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें आप तुरंत एक दूसरे से संदेश भेजने में सक्षम होते हैं, वह क्या कहलाता है? बताओ। है ये आप जो अपने संदेश मुझे भेज लगे हो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ये किसके जरिए मौजूद है आपका? ये किसकी सहायता से है? तो ये चैट की सहायता से है। किसकी? चैट की सहायता से है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव एमएस वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? ये यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें एमएस वर्ड के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता? बताएंगे। वेरी गुड, है ना। तो आप कहेंगे भाई ये स्ट्राइक थ्रू होता है, पेट के बीच में से एक लाइन ऐसे निकाल देते हैं। इटैलिक होता है, तिरछा करने के लिए बोल्ड होता है, बट इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऑप्शन
होते हैं। तो ध्यान देंगे इस पे, ध्यान दीजिएगा। देखो फॉन्ट स्टाइल रेगुलर, एक रेगुलर भी होता है, इसे याद रखना, नहीं आपको लगे कि बस बोल्ड इटैलिक ही है, रेगुलर नहीं होता। ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलते हैं, रेगुलर होता है। फॉन्ट का साइज, फॉन्ट स्टाइल साइज, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन कलर। अब देखो स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू भी है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट भी है, एक शैडो का ऑप्शन होता है, एक आउटलाइन का ऑप्शन होता है, एक एम्बॉस, एक एनग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन। ये ऑप्शन नॉर्मली नहीं दिखते आपको, लेकिन ये डायलॉग बॉक्स में दिखते हैं। तो इनके नाम आपको एक एक बार आपके सामने से जरूर गए होने चाहिए, शैडो, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन। कौन सा नहीं होता? तो ट्रिपल अंडरलाइन नहीं होता, जो कि अभी आपका है वो भी नहीं होता, ठीक है। डबल अंडरलाइन तक का सिस्टम होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। अच्छा बताओ, इसको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, और एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बताएंगे, है ना। तो आप कहेंगे भैया कंट्रोल प्लस डी है किसमें? एमएस वर्ड में। कंट्रोल प्लस डी है एमएस वर्ड में, और कंट्रोल प्लस टी है आपकी एमएस पावर पॉइंट में। यही कंट्रोल प्लस टी जो है ये पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड में किस लिए होती है? तो ये आपकी एमएस वर्ड में होती है, बताएंगे किस लिए। और यही कंट्रोल प्लस डी पावर पॉइंट में किस लिए होती है, ये भी बता देंगे, ठीक है। दोनों चीजें बताइएगा, बिल्कुल, है ना। तो ये जो कंट्रोल टी यहां बैठी है ना बेशरम बन के, ये क्या है? ये एमएस वर्ड में जाकर के अपना रूप बदल लेगी, और ये कैसी हो जाएगी? ये हैंगिंग इंडेंट के लिए प्रयोग की जाएगी। और ये जो कंट्रोल टी इतनी सीधी बनी बैठी है, इसके अंदर के गुण आपको नहीं पता, ये पावर पॉइंट में जाकर के कैसी बन जाएगी? ये पावर पॉइंट में जाकर के बहरूपिया बन जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी? ये आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है जी। तो याद रखेंगे इन दोनों को। कंट्रोल टी किस लिए है आपकी? कंट्रोल टी एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट, यहां पर इसलिए, और डुप्लीकेट, क्लियर और नॉट। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। पहले नाटक आते थे उसमें ऐसे ही होता था कि जैसे ही किसी के ऊपर एकदम से टोन फोन बजती थी, और उस पर ऐसे ही एकदम से किसी पे इल्जाम लगाना पड़ता था, ऐसे ये। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, बताएंगे एक बार। कि जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और मूल प्रेषक और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को और सीसी लाइनों पर नया संदेश भेजना चाहते हैं, तो आपको किस चीज का प्रयोग करना होगा, बताएंगे एक बार। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा एक बार। बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, कि देखो जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हो और मूल प्रेषक और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को, जिनको टू और सीसी लाइनों पर लिखा गया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका? रिप्लाई ऑल होगा। देखो आप लोग फिर गलती कर रहे हैं, फॉरवर्ड भाई तब किया जाता है, फॉरवर्ड हम किसी और इंसान को भेज रहे हैं, किसी अन्य पर्सन को, लेकिन रिप्लाई ऑल कि किसी ने हमें मेल भेजा, टू जिसके यहां से आया है, और सीसी में जिस जिसको भी भेजा गया था उन सभी के लिए क्या होगा? रिप्लाई ऑल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि एमएस वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए क्या होता है, तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे सेंटर अलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। सेंटर अलाइन की शॉर्टकट की आपकी क्या होती है, बताएंगे। तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस ई जो है ये सेंटर अलाइनमेंट है, कंट्रोल प्लस एल जो है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, कंट्रोल प्लस आर जो है ये राइट अलाइनमेंट है, और कंट्रोल प्लस जे जो है ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। चारों शॉर्टकट की याद हुई या नहीं हुई? ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ये बताओ कि ये अलाइनमेंट का ऑप्शन हमें मिलता किस मेन्यू में है और किस ग्रुप के अंदर मिलता है, ये भी बता देंगे। किस मेन्यू के किस ग्रुप में ये ऑप्शन हमें मिलते हैं, बताएंगे क्या एक बार। तो आप कहोगे भैया होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप, सॉरी होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप में, किसमें? होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप में ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए शॉर्टकट की किस लिए होती है, बताएंगे। कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की है ये किस लिए है?
तो ये है जी आपकी सिलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू किस लिए है? तो क्लोज के लिए है। कंट्रोल डब्ल्यू की दो सहेलियां और हैं, कौन कौन सी हैं बताएंगे। कंट्रोल डब्ल्यू के साथ दो शॉर्टकट की और हैं इसकी बेस्ट फ्रेंड, वो कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे ऑल्ट प्लस F4 से भी यही काम होगा और कंट्रोल प्लस F4 से भी यही हो जाएगा। ठीक है जी, चले इसके बाद कंट्रोल C किस लिए है? तो ये कॉपी के लिए है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर आपकी कुछ और शॉर्टकट कीज इंतजार कर रही हैं, देखेंगे, बताएंगे कंट्रोल के। ये सारी शॉर्टकट कीज एक झटके में बता देंगे क्या क्या होंगे इसका राइट आंसर, है ना। तो आप कहेंगे कंट्रोल के होती है हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल H आपकी होती है किस लिए? कंट्रोल के आपकी हो जाएगी हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, मैं लिखूं उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए हाइपरलिंक। कंट्रोल H किस लिए है आपकी? तो कंट्रोल H है आपकी रिप्लेस के लिए। किसके लिए? कंट्रोल ई है आपकी किस लिए? सेंटर अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए? सेंटर अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल टी किस लिए है आपकी? तो हैंगिंग इंडेंट। किसके लिए? हैंगिंग इंडेंट के लिए है आपकी। कंट्रोल एम किस लिए है बताएंगे? कंट्रोल एम जो आपकी शॉर्टकट की है ये किस लिए है? तो आप कहेंगे इंक्रीज इंडेंट। किसके लिए? इंक्रीज इंडेंट के लिए। ठीक है जी, इसके बाद कंट्रोल जेड किस लिए है बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे अंडू के लिए। किसके लिए? अंडू के लिए। कंट्रोल एस किस लिए है? सेव के लिए। कंट्रोल यू किस लिए है? कंट्रोल यू है आपकी अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल यू किस लिए है आपकी? अंडरलाइन के लिए है। और कंट्रोल एन किस लिए है आपकी? तो ये है आपकी न्यू के लिए। किसके लिए? न्यू के लिए। और ये आपकी सफलता की सीढ़ियां बन चुकी हैं, चढ़ जाओ और पालो अपनी दिल्ली पुलिस को। ठीक है, क्लियर है? चलो यहाँ से चढ़ना शुरू करो और पहुंच जाओ। ठीक है, दिल्ली पुलिस देखो कितना बढ़िया एरो बना है, यहाँ से लेके सीधा एरो देखो कहाँ गया है? दिल्ली पुलिस 2023 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है, है ना। इनमें से कौन सी आपकी ऐसी कौन सी आपकी ऐसी सेवा है जो किसके द्वारा नहीं मिलेगी आपको? इंटरनेट के द्वारा नहीं मिलती है, बताएंगे। सॉरी, मिलने वाली सेवाएं हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि मिलने वाली सेवाएं पूछी है, कौन कौन सी सेवाएं इंटरनेट के द्वारा मिलती हैं। तो वेबसाइट, जी हाँ। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जी हाँ। न्यूज़पेपर, जी हाँ ऑनलाइन है। न्यूज़ ग्रुप, जी हाँ है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1 2 3 4 सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, और ये है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? रो को सिलेक्ट करने के लिए मैंने ट्रिक बताई हुई है। हमें कंफ्यूजन होता है कंट्रोल स्पेस बार में और शिफ्ट स्पेस बार में कि किससे क्या सिलेक्ट होगा, तो बता देंगे एक बार। आप कहेंगे भैया कंट्रोल, है ना। कंट्रोल से क्या है? सी से सी मिलाएंगे, कॉलम होगा। क्या होगा? कॉलम सिलेक्ट होता है आपका। और फिर बचा क्या? शिफ्ट स्पेस बार, इससे कर दो रो को सिलेक्ट। हमसे किसके बारे में पूछा है? रो के बारे में। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ आपके सामने कुछ यहाँ पर और शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल स्पेस बार क्या है जी? तो ये है आपका कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद शिफ्ट स्पेस बार किस लिए है? तो रो को सिलेक्ट करने के लिए। ऑल कॉलम एंड रो, है ना। सिलेक्ट ऑल सेल्स, जितनी भी पूरी की पूरी एक तरह से सीट को सिलेक्ट करने के लिए क्या है आपका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कंट्रोल 9 किस लिए होती है? इस पेज से आपके किसी ना किसी के एग्जाम में शॉर्टकट की आने वाली है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हाइड रो और अनहाइड रो की आपकी जो शॉर्टकट की होती है, अनहाइड रो की, वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस 0, तो ये हो जाएगी आपकी हाइड कॉलम, हाइड कॉलम। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 तो अनहाइड कॉलम। क्या है आपका? अनहाइड कॉलम। ठीक है जी, तो ये है आपकी आज की क्लास, ये है आप सभी के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे।
इसका राइट आंसर आप सभी के सभी दोस्त बताएंगे कहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी मिलते हैं आपका कल की क्लास में ऐसे ही बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त। नंबर कम हुए हैं इसका मतलब मेहनत करनी है, ये नहीं कि कल आओ नहीं कि नंबर तो हमारे नंबर कम आ रहे हैं हम ना कर रहे हैं, हम तो पुराने भाई देख लेंगे बिना नंबर तो सही आ जाते थे, नहीं। ठीक है, आपको क्या है कि अच्छा प्रैक्टिस सेट है, इसी तरह से लेवल को आप करते चलें, क्योंकि हमें हर तरीके से मजबूत होकर के चलना है। सरल आएगा तो हम कर ही लेंगे, दोनों चीज़ों से हमें हर तरीके के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर देखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। सभी लोग अपना ईमानदारी भरा, क्या है आपका ईमानदारी भरा जो भी आपका स्कोर है वो बताएंगे बिना किसी शर्माए, अपना स्कोर बताइएगा। और मुझे इतना आप सभी पे भरोसा है कि शर्माने लायक आपका होगा भी नहीं, सबका स्कोर अच्छा ही होगा। 2-4 गलत हुए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लाजमी है, अभी रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्लास कैसी लगी, स्कोर कितना रहा आपका, स्कोर कितना रहा, क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर क्या है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, शुभ रात्रि।